नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया के एकमात्र ऐसे प्लेटफॉर्म चैनल पर जहां पर आपको यूपीएससी आईएएस की पूरी तैयारी हिंदी माध्यम में करवाई जा रही है। और उसी सीरीज़ में मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़। दोस्तों, हमारे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ चल रहे थे। क्लास 6 का आज 8वां अध्याय है, यानी क्लास 6 का आज अंतिम अध्याय है, जिसका नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ओके दोस्तों, आज हमारी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। कल से हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी चलेगी। ओके दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और एक बात और दोस्तों, जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उन लोगों को बताएं कि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको यूपीएससी आईएएस की तैयारी पूरी हिंदी माध्यम में करवा रहा है। आप लोगों के टाइम को वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। देखिएगा स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन जिसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण आदि आता है, कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मानसून कहलाता है, मौसम कहलाता है, या वायुमंडलीय परिवर्तन कहलाता है? निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वायुमंडल में जो प्रतिदिन परिवर्तन होता है, जो तापमान में भी होता है, वर्षा में भी होता है, सूर्य के विकिरण में भी होता है, वो आपका क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसून। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, मौसम कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है। जैसे कि फ़िलहाल मौसम ठंडा है, कभी आसमान में बादल भी छा जाते हैं, तो कभी वर्षा भी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्र पहनने की आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत ही ऐसे भी दिन होते हैं जब हमको ऊनी वस्त्र उतारने पड़ते हैं। तो ये सारे जो परिवर्तन होते हैं मानसून की वजह से होते हैं। किसके कारण होते हैं दोस्तों? मानसून की वजह से होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, भारत में प्रमुख रूप से कितने मौसम होते हैं? भारत में प्रमुख रूप से कितने मौसम होते हैं? अच्छा प्रश्न है। 6 होते हैं, 4 होते हैं, 3 या 2? तो आप लोग को बता देता हूँ, भारत में प्रमुख रूप से 4 मौसम होते हैं। ओके दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है सर्दी, दूसरी होती है गर्मी, फिर होती है वर्षा, और फिर होती है शरद ऋतु। ओके दोस्तों, वैसे जो टोटली मौसमों की बात की जाए तो टोटली मौसम आपके 6 हैं। एक है स्प्रिंग आपका, फिर दूसरा समर, तीसरा मानसून, चौथा ऑटम, और आपका 5वां प्री विंटर, और फिर विंटर। और अगर हिंदी में कहें तो वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, और फिर शिशिर ऋतु। ओके दोस्तों, अब देखिए, भारत में जून से सितंबर तक का मौसम क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जून से लेकर के सितंबर तक का मौसम क्या कहलाता है? सर्दी कहलाता है या गर्मी कहलाता है? वर्षा कहलाता है या शरद कहलाता है? तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, भारत में जून से लेकर सितंबर तक का जो मौसम कहलाता है वर्षा काल का मौसम कहलाता है। कौन सा मौसम कहलाता है? वर्षा काल का मौसम। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत में अक्टूबर और नवंबर में कौन सा मौसम रहता है? सर्दी का मौसम रहता है या गर्मी का, वर्षा का, या शरद ऋतु का? देखिए दोस्तों, भारत में अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जो शरद ऋतु रहती है, कौन सी ऋतु रहती है? शरद ऋतु। इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता देता हूँ कि देखिए, भारत में जो सर्दियाँ होती हैं आपकी, इसके विषय में बता देता हूँ। ये दिसंबर से लेकर के फरवरी तक रहती हैं। कब तक रहती हैं? दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस समय मौसम ठंडा रहता है, और मार्च से लेकर के मई तक गर्मी रहती हैं। कब तक रहती हैं दोस्तों? मार्च से लेकर के मई तक गर्मियाँ रहती हैं। लिख लीजिएगा, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मार्च से लेकर के मई तक गर्मियाँ रहती हैं। वर्षा ऋतु के बारे में मैंने बता दिया, जून से लेकर सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम रहता है। कौन सा मौसम रहता है दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। कौन सा मौसम होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। ओके दोस्तों, लिख लेना इसको, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम रहता है। और दोस्तों, अगर शरद ऋतु की बात की जाए तो इस समय पर मानसून लौटने लगता है। क्या करने लगता है? मानसून लौटने लगता है जब शरद ऋतु आती है। महीने में आप लोगों को बता ही चुका हूँ, अक्टूबर, नवंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5वां, शीत ऋतु में यानी ठंडे मौसम में सूर्य की किरण सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के किस क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब शीत ऋतु होती है तो ठंडे मौसम में सूर्य की किरण सीधी नहीं पड़ती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसके कारण भारत के किस जो क्षेत्र है उसका तापमान कम हो जाता है? उत्तरी भारत का, दक्षिणी भारत का, उत्तरी भारत का, पूर्वी भारत का, या पश्चिमी भारत का? तो आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, उत्तर भारत का जो तापमान है ऐसे समय पर कम हो जाता है। बट दोस्तों, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान बहुत अधिक हो जाता है। गर्मियों में क्या हो जाता है? तापमान अधिक हो जाता है। और आपकी जब किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं
तो दोस्तों तापमान कम हो जाता है। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 देखिए, मानसून के आने पर पवन यानी कि हवाएं किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर बहती हैं? बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं, या अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, या पवन जो होती हैं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं? उपरोक्त सभी गलत हैं। तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जो पवनें जो आपकी बहती है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। कब बहती हैं? जब मानसून आने के लिए होता है। जब मानसून आने के लिए होता है तो अरब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थलीय भाग की ओर आपकी पवनें बहती हैं। ये टाइम कौन सा होता है मानसून आने का? जो टाइम है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जून और सितंबर तक का होता है, जून से लेकर सितंबर तक का। जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने का मौसम होता है, कौन सा होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने का मौसम होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब मानसून लौटता है, मानसून के लौटने के महीने मैंने आपको बता दिए, मानसून अक्टूबर से लेकर नवंबर में लौटना प्रारंभ कर देता है जब शरद ऋतु होती है। दोस्तों जब मानसून लौटता है तो मानसून के लौटने के कारण किस क्षेत्र में वर्षा होती है? बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार, दिल्ली एवं पंजाब, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, जब मानसून लौटता है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की साइड वर्षा होती है। देखिए दोस्तों, जब अक्टूबर में मानसून लौटने लगता है, जिसमें पवनें जो होती हैं स्थल भाग से लेकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, तो भारत के दक्षिणी भाग जिसमें विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए 8वें नंबर का प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आज। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपके लैटिन भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है, फारसी भाषा से, या अरबी भाषा से? तो देखिए दोस्तों, पहले इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति आपकी अरबी भाषा से हुई है। देखिए दोस्तों, ये जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों? मौसम। क्या कहा जाता है इसको? अरबी भाषा में मौसम कहा जाता है। मौसम मैंने यहाँ पर लिख दिया, अरबी भाषा के मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मौसम होता है। इस प्रकार दोस्तों मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई अरबी भाषा के मौसम से हुई है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 9, भारत की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में विचार करने के लिए कह रहा है? जलवायु के संबंध में। देखिए भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर जो कहा जाता है मानसूनी जलवायु कहा जाता है। पर दोस्तों सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि जलवायु क्या होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि जलवायु क्या होता है। तो दोस्तों जलवायु के विषय बता देता हूँ। कोई एक स्थान है, उस एक स्थान पर अनेक वर्षों से मापी गई मौसम की औसत यानी एवरेज दशा को जलवायु कहते हैं। कि दोस्तों वर्षों से हम ये नापते आ रहे हैं कि इस क्षेत्र में इन महीनों में ये मौसम रहता है, इस महीने पतझड़ रहता है, इस महीने में सावन रहता है, इस महीने में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस महीने में बरसात होती है। यानी कि वर्षों तक मापी गई मौसम की एवरेज दशा को जलवायु कहते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण यह अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दोनों पॉइंट दिए गए भारत की जलवायु के संदर्भ में दोनों सही हैं। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो यहाँ पर दोनों के दोनों ही सत्य दे रखे हैं, पहला भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 10वां, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं? स्थिति एवं ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक सभी होते हैं। उस स्थान की स्थिति, ऊंचाई भी, समुद्र से दूरी भी, यार सारे फैक्टर जो आपको दे रखे हैं ये किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में, या मौसिनराम में, या वैलील में, या देवशेचा में? तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। जबकि वास्तविकता में ये विवादित विषय है, क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम में से ही कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, परंतु एनसीईआरटी में दे रखा है तो फैक्ट यही है और यही सत्य माना जाएगा। ओके दोस्तों, आपका जो मौसिनराम है ये आपका मेघालय में स्थित है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो आपकी होती है वैलील में। कहाँ पर होती है? तीसरे नंबर पर वैलील में होती है। ये कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर 451 इंच वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 451 इंच वर्षा होती है। चौथे नंबर पर जो वर्षा के मामले में ऑल ओवर द विश्व वो है आपका देवशेचा। देवशेचा कहाँ पर स्थित है? कैमरून में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? कैमरून में स्थित है। यहाँ पर जो वर्षा नोट की गई है 406.6 इंच नोट की गई। कितनी? 404.6 इंच वर्षा नोट की गई यहाँ पर। ओके दोस्तों, आगे देखिए। और एक इसके साथ ही एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ दोस्तों कि देखिए ये जो क्षेत्र बताया गया विश्व में सबसे अधिक वर्षा के बताए गए हैं, और अगर भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जाए तो भी वो मासिन राम ही कहलाएगा। और देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ किसी वर्ष वर्षा होती ही नहीं है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो राजस्थान का जैसलमेर है वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी वर्ष बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12, भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर सूची प्रथम को सूची द्वितीय को नीचे दिए गए कूट से सुमेल कीजिए। हमारे भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय विभिन्नता है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं समतल भूमि है, कहीं हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ओके दोस्तों, कहीं पश्चिमी छोर है, कहीं पूर्वी छोर है। तो दोस्तों यहाँ पर विभिन्न जलवायु की विभिन्नता देखने को मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग इस चार्ट को मिलवाने का प्रयास करा। देखिए राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर। देखिए दोस्तों, वहाँ की जो जलवायु होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर की जलवायु अत्यधिक गर्म होती है क्योंकि वहाँ रेगिस्तानी एरिया है। अब देखिए लद्दाख के द्रास और कारगिल में बहुत ठंड होती है क्योंकि वहाँ पर हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है। अगर बात करें तटीय क्षेत्र मुंबई की बात करें तो वहाँ पर मध्यम टेम्परेचर रहता है, यानी कि अधिक आर्द्र टेम्परेचर रहता है। उसी प्रकार सेम तटीय क्षेत्र कोलकाता की बात करें तो वहाँ पर भी अधिक आर्द्रता रहती है और मध्यम टेम्परेचर रहता है। यानी कि यहाँ पर आपके विकल्पों की बात करें तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और पहले का पहला। अब देखिए एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि राजस्थान में मरुस्थल स्थित है जो कि जैसलमेर बीकानेर उसके कारण ही काफ़ी गर्म रहता है। जबकि देखिए लद्दाख में आपका ठंडा मरुस्थल स्थित है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, गर्म और एक ठंडा। तो लद्दाख आपका ठंडा मरुस्थल स्थित है वहाँ पर। देखिए लद्दाख के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। कौन सी ठंड पड़ती है? बर्फीली ठंड। अब देखिए तटीय क्षेत्र मुंबई और तटीय क्षेत्र कोलकाता की बात की जाए, क्योंकि देखिए वहाँ पर ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड होती है, इसलिए मध्यम जलवायु रहती है वहाँ पर मध्यम जलवायु रहती है। देखिए समुद्र तट पर होने के कारण वो क्षेत्र जो है बहुत आर्द्र रहते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण वो क्षेत्र क्या होते हैं? बहुत आर्द्र होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ विचार करने के लिए कह रहा है, देखिए घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो मनुष्यों की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल गलत दे रखा है। अगर कोई चीज़ मनुष्य की सहायता से पैदा हो रही है तो प्राकृतिक हो ही नहीं सकती। प्राकृतिक का मतलब ऑटोमेटिकली प्रकृति में कोई बीज दब गया और वो उसका प्रस्फुटन हुआ या अपने आप ही वो बीज पेड़ पौधे के रूप में उत्पन्न हुआ, तो वो हुई प्राकृतिक तरीके से। अगर हम किसी पेड़ को लगाते हैं, किसी बीज को बोते हैं और फिर वो निकलता है तो प्राकृतिक नहीं कहलाता। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट गलत है। देखिए दूसरा पॉइंट, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, भारत में भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और आपके समतल मैदान भी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर आपके पेड़ पाए जाते हैं, जैसे आपके आम के, नीम के। ओके दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वनस्पति पाई जाती हैं। देखिए अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपका दूसरा और तीसरा प्रश्न यहाँ पर सही है, ऑप्शन सही है। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से असत्य हैं? तो यहाँ पर मात्र पहला असत्य है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 14वां, देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या उत्तरी पूर्वी राज्यों में? तो दोस्तों देखते हैं कूट यहाँ पर पहला विकल्प पहले और दूसरे में, दूसरे तीसरे में, या विकल्प पहले तीसरे चौथे में, या सभी विकल्प आ सकते हैं। तो आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपके पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाए जाते हैं और उत्तरी पूर्वी राज्य में ही पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका विकल्प जो है पहला, तीसरा व चौथा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15वां देखिए वनों की आवश्यकताओं एवं महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो कि मनुष्य द्वारा ली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ता है जो पेड़ों द्वारा ग्रहण की जाती है। ये एक रिसाइकिल है जो चलती रहती है। ओके दोस्तों, अगर पेड़ नहीं होंगे तो रिसाइकिल नहीं चल सकती और मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। देखिए पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं,
इस प्रकार वे मिट्टी का अपरदन को रोकती हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके संबंध में मैंने चित्र भी लगाया, आप देख सकते हैं पेड़ हमारे लिए किन किन चीज़ों में सहायता उपलब्ध करवाते हैं। वनों से हमें ईंधन भी मिलता है, लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, जड़ी बूटियाँ भी मिलती है, लाख भी मिलती है जिससे लाख के कड़े बनाए जाते हैं, शहद मिलता है। शहद का तो कोई दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई फैक्ट्री में शहद को बनाया जा सके, शहद तो आपकी मधुमक्खियों के द्वारा ही बनाया जाता है। गोंद मिलता है, इत्यादि प्राप्त होते हैं। और देखिए वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास भी है वन आपका, वहाँ पर सरीसृप सांप मिलते हैं, बहुत सारे उभयचर मिलते हैं, पक्षी मिलते हैं, स्तनधारी जीव भी मिलते हैं, कीट पतंगे भी मिलते हैं और कृमियों का निवास भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सारे के सारे विकल्प जो दे रखे सही दे रखे हैं। चित्र है यहाँ पर देखिएगा, ये मृदा है जो मिट्टी को बांध कर रखती है दोस्तों। रबड़ मिलती है जिससे ट्यूब बनता है। इमारती लकड़ी भी पेड़ों से मिलती हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। गोंद लाख भी मिलते हैं, फल मिलते हैं, शहद मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, दवाइयाँ इन्हीं से बनाई जाती हैं। पेड़ों की जड़ी बूटियों से आश्रय मिलता है घर बनाने के लिए, चारा मिलता है पशु खिलाने के लिए, ईंधन भी मिलता है जलाने के लिए, खेल का सामान मिलता है, फर्नीचर भी मिलता है। तो वनों का उपयोग काफ़ी तरीके से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, विभिन्न भारतीय पशु एवं उनके प्राप्ति स्थलों के संदर्भ में सूची प्रथम को सूची द्वितीय से शामिल कीजिए। देखिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अलग अलग भारतीय पशु मिलते हैं। देखिए एशियाई शेरों का निवास स्थल, अगर एशियाई शेरों का निवास स्थल पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपके गिर वन है जो गुजरात में स्थित है वो एशियाई शेरों का निवास स्थल है। ओके दोस्तों। हाथी तथा एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पर मिलता है आपके इंडिया में? तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यानी कि हमारे इंडिया में हाथी एवं एक सिंग वाला जो गैंडा मिलता है असम के जंगलों में मिलता है। ओके दोस्तों, असम के जंगलों में मिलता है। केवल हाथी कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? केवल हाथी की बात की जाए दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता दूं, केवल हाथी हमारे केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। हाथी के साथ साथ ही मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता देना चाहता हूं दोस्तों, हमारे भारत में हाथियों की सुरक्षा के लिए जो हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी इंडिया में, वो 1992 में प्रारंभ की गई थी। कब परियोजना प्रारंभ की गई थी? हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में हाथियों के संरक्षण की योजना प्रारंभ की गई थी। अब देखिए ऊँट जो कि राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान जो वहाँ पर आपका मरुस्थल स्थित है, यानी भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊँट पाया जाता है। ओके दोस्तों। जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है जो कि गुजरात में स्थित है। ओके दोस्तों। इसी के साथ ही एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसके विषय में आप सभी लोग जानते होंगे। क्या है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ? कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय पशु बाघ? ये किया गया था 1973 में। और हमारे बाघ संरक्षण की जो योजना प्रारंभ की गई थी वो भी 1973 में प्रारंभ की गई थी। महत्वपूर्ण बिंदु है इसलिए मैंने यहाँ आप लोगों को बता दिया। बाघ संरक्षण की योजना भी 1973 में प्रारंभ की गई थी और बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित भी 1973 में किया गया था। ओके दोस्तों। और बाघ जो है हमारे देश के विभिन्न भागों में भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही है। पहले का आपका पाँचवा, दूसरे का चौथा और तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा, और ये यानी कि आपका जो सी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 16वें नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ मैंने लगा रखा है, भारत का बाघ जो राष्ट्रीय पशु है ये चीता कहलाता है, जिसकी बॉडी पर डॉट 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 निशान होते हैं वो चीता कहलाता है। चीता अलग होता है, बाघ अलग होता है। ओके दोस्तों, ये आपके हाथी लगाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17, प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? नवंबर के आखिरी सप्ताह को, या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह को, या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह को, या फिर आपके 1 जनवरी से 15 जनवरी तक? तो आप लोग को बता देता हूं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह जो आप लोगों का मनाया जाता है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह को। देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 18वें की तरफ। भारत के अधिकांश भाग पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के अधिकांश भाग पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन, मैनग्रोव वन। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, भारत के अधिकांश भाग पर आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और देखिए दोस्तों, और मैं इसके विषय में कुछ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, देखिए ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जब वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो होता है जमीन तक नहीं पहुँच पाता। ये वन अलग अलग समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं।
ये वन क्षेत्र हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। और जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, और देखिए आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। भारत के बहुत बड़े भूभाग पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। लिखना चाहें तो आप लोग यहीं पर लिख लेना। सारे कॉन्सेप्टों को क्लियर करने का प्रयास किया मैंने। मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये सदाबहार वन कहलाते हैं। दोनों चीज़ें मैं क्लियर करता चल रहा हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्या कहलाते हैं? ये तो आपके कहलाते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं और वो आपके मानसूनी वन कहलाते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 19वां, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन असत्य कथन पूछ रहा है, तो बताइए। कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। या फिर दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। सत्य कथन पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दोनों ही कथन आपके दिए गए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, यानी कि पहला भी आपका यहाँ पर सत्य है और दूसरा भी आपका सत्य है। क्योंकि दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊंचाइयाँ बढ़ती है वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, वहाँ पर आपके 1.5 मीटर से लेकर के 60 मीटर तक की ऊंचाई के पेड़ पौधे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। और कटोली झाड़ियाँ जो आपकी राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। होता क्या है दोस्तों, अगर पत्तियाँ होंगी तो पत्तियों से सूरज की किरणें बाष्पोत्सर्जन यानी कि बाष्पों को ज़्यादा खींचेंगी, पानी की खिंचाई करेंगी, इसलिए पत्तियाँ ऑटोमेटिकली कांटों का रूप ले लेती हैं जिससे कि उनमें से पानी जो है बाष्प बन करके ना उड़ सकें। ओके दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। आगे बढ़ते हैं आपके 20वें नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1963, 26 जनवरी 1962, 26 जनवरी 1963 या 26 जनवरी 2000। तो आप लोगों को बता देता हूँ, मोर को राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 घोषित किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1963। प्रश्न नंबर 21 में की बात करें, निम्नलिखित पंछी जिसमें नाम है पेंटेड बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टंट प्रत्येक वर्ष किस मौसम में भारत आते हैं? वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, सर्दी के मौसम में या पतझड़ में? तो दोस्तों ये सारे जो पक्षी हैं आपके सर्दी के मौसम में भारत आते हैं। और भारत में इन सारे पक्षियों का स्वर्ग जो है आपके राजस्थान में स्थित है, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 450 से ज़्यादा पक्षियों की वेराइटियाँ आप लोगों को पाई जाएंगी। यहाँ पर साइबेरिया से और विभिन्न देशों में सर्दियों के मौसम में पक्षी आते हैं। ओके दोस्तों, एक कमाल की बात आप लोगों को यहाँ पर और बता देता हूँ कि जो आप देख रहे हैं लिटिल स्टंट, ये इतना छोटा पक्षी होता है कि ये 15 ग्राम का होता है और आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर दूरी की यात्रा तय करके भारत आता है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार साइबेरियन क्रेन और अन्य पक्षी भी हैं जो लाखों किलोमीटर की यात्रा करके भारत में आते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, मैनग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? ये खारे जल में मिलते हैं, साफ जल में मिलते हैं, प्रदूषित जल में मिलते हैं या सुंदरी इस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजाति है। तो आप लोगों को बता दो दोस्तों, जो मैनग्रोव वन है वो आपके खारे जल में ही उत्पन्न होते हैं और सुंदरी इस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजाति है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला और चौथा बिल्कुल सही है। इसके साथ ही एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ दोस्तों कि जो रॉयल बंगाल यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है आपका सुंदरबन डेल्टा, और सुंदरबन डेल्टा में मैनग्रोव वन क्षेत्र पाया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, रॉयल बंगाल टाइगर का घर है सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा में ही मैनग्रोव वन क्षेत्र पाया जाता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 23वां। ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के लास्ट में दिए गए, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, मौसम। प्रश्न नंबर 24। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? जंगली बकरी और हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिरिवन क्षेत्र में। तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, जंगली बकरी और हिम तेंदुआ आपका हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 25वां। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आंध्र पवनें कहाँ बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय जो पवनें बहती है समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो दोस्तों, आज हमारे सारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई।
आज के हमारे प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से बताएं। कल फिर मिलते हैं दोस्तों आपको अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग को बताएं हमारे चैनल के विषय में जो आपको यूपीएससी आईएएस की तैयारी हिंदी माध्यम में करवा रहा है। कल फिर मिलते हैं दोस्तों आपकी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।